स्वागत कीजिए मशहूर लेखक, गीतकार और शायर जावेद अख्तर साहब का। जावेद जी, आप तो एक तरह का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं कामयाब फिल्मों की लेखन का। तो शायद हम सब जानना चाहेंगे कि एक कामयाब फिल्म को लिखने के लिए क्या डिसिप्लिन, क्या फार्मूला या क्या जादू है? सिद्धार्थ साहब, अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं आपको बताता नहीं। अच्छा। सच तो यह है कि मुझे पता ही नहीं है। ये भी सच है कि मैंने बहुत कामयाब फिल्में लिखी हैं और ये भी सच है कि मैंने ऐसी भी फिल्में लिखी हैं जो बिल्कुल नहीं चली जी। लेकिन अगर कोई फार्मूला या कोई तरकीब समझ में आती है इतने बरसों के तजुर्बे के बाद, तो एक ही है जी। कि जो फिल्में दिल से लिखता है आदमी, जिन फिल्मों को लिखते वक्त वो खुद एंजॉय करता है, जब सीन लिखते हुए उन कैरेक्टर्स के साथ वो हंसता और रोता है तो उसका कुछ और असर होता है। और जब राइटर ये समझने लगता है कि अब तो मुझे सब कुछ आ गया है जी। और अब मुझे, जिसे आप कह रहे हैं फार्मूला, वो फार्मूला मेरे पास है जी। और उस हिसाब से वो चालाकी से, होशियारी से और बड़े कॉन्फिडेंस से लिखना शुरू करता है, तो वो बात नहीं बनती। ये गलतियाँ मैंने भी की हैं। और जब दिल से लिखा है तो असर हुआ है और जब होशियारी से लिखा है तो बात बनी नहीं। लेकिन जब आप उस वक्त होशियारी से लिख रहे थे, आपको अंदाज़ा था कि भैया मैं तो होशियारी से लिख रहा हूँ, गड़बड़ है? अगर अंदाज़ा होता तो ऐसा ना करता। तो फिर कैसे पता कभी चलता? होता क्या है कि ये कामयाबी भी ऐसी चीज़ होती है कि आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस कभी कभी पैदा कर देती है और आपको वही लगता है कि वो जादू तो है ही है हमारे पास। जी जी। लेकिन ऐसा जादू किसी के पास नहीं है। जादू अगर है तो सिंसेरिटी में है जी। जादू अगर है तो लगन में है, जादू अगर है तो अपने काम से श्रद्धा में है और किसी चीज़ में नहीं। तो ये सारे विषय सबसे ज़्यादा कामयाबी से किस फिल्म में या कौन सी फिल्मों में साथ आए? अब इस तरह से अपने काम को खुद देखना तो मेरे ख्याल से ना मुमकिन होता है और ना कोई बहुत अच्छी बात है जी। ये दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ फिल्में हैं जिन्हें लिखने में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला था जी। और ज़्यादा डूब के काम किया था। कुछ जो फिल्में थीं, 17-18 फिल्में जो सलीम साहब ने मैंने साथ में लिखी, जी जी, उनमें कुछ फिल्मों का नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि दीवार जी, या त्रिशूल या शोले। ये नहीं है, मैं इनकी कामयाबी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन फिल्मों में काम करते समय ही वही अपने अंदर एक इनाम था। वो चल गई तो और भी अच्छा रहा। या ऐसी भी कई फिल्में हैं जो इतनी नहीं चली लेकिन उन्होंने सेटिस्फैक्शन वैसा ही दिया था। जैसे कि मैं कहूँगा अर्जुन इतनी कामयाब पिक्चर नहीं थी जैसे कि दीवार, लेकिन अर्जुन ने भी बहुत मुझे सेटिस्फैक्शन दिया लिखते समय और ठीक चली, कामयाब पिक्चर थी, लेकिन जैसे दीवार और शोले थी वैसी तो नहीं थी। जी हाँ। नहीं, मगर अब आप शोले लिख रहे थे और दीवार लिख रहे थे तो उसमें कोई एक आपको एक लिखते लिखते आपको महसूस हो रहा था कि ये बहुत दिलचस्प फिल्में होने वाली हैं? आप वो एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों होने वाली थी? वो देखिए, जब लिखते समय ये सब महसूस होने लगे ना तो गड़बड़ होती है। अच्छा। होता ये है कि जब आपको वो दिलचस्प लगने लगे चीज़, अगर आप एक सीन लिख रहे हैं और वो सीन आपके ऊपर असर करने लगे जी, कि आपको ऐसा लगे, कभी कभी लिखते हुए ऐसा लगता है, ये बड़ी ड्रामेटिक बात लगेगी आपको लेकिन ये सच है, और ख़ास तौर से जो लोग लेखक हैं, राइटर्स हैं, वो मेरी बात मानेंगे कि ये सच बात है कि कभी कभी लिखते हुए ऐसा लगता है कि ये आप नहीं लिख रहे हैं, ये कुछ हो रहा है और आप सिर्फ देख रहे हैं। जैसे कोई आदमी जाके पिक्चर देखता है तो उसी तरह से ये डायलॉग कौन बोल रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं शब्द, ये शब्द तो शायद मुझे पता भी नहीं थे, ऐसा लगता है। तो एक शायद कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, जिसे कहें नो मैन्स लैंड, जब वहाँ पे काम होता है तो वो काम में बड़ी शक्ति होती है। इसका कोई मिसाल आप दे पाएंगे? इसकी मिसाल तो मैं ये कहूँगा कि जितना अच्छा आर्ट है दुनिया में, जितनी अच्छी पोइट्री है, वो हमेशा, मुझे पूरा विश्वास है कि यही वो जगह है जहाँ क्रिएट हुई है। मेरा जिसे आप कहें कि नो मैन्स लैंड जी हाँ, बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड
सबकॉन्शियस माइंड। मेरे कहने का मतलब था कोई ऐसा सीन जिसका आप मिसाल दें जिसको मतलब लिखते हुए आपको ऐसे लगा कि फाइनली व्हेन इट केम बैक टू यू कि वाह क्या सीन है। वही मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये बात कुछ तमीज़ और मॉडेस्टी के ख़िलाफ़ है कि आदमी अपने काम के बारे में इस तरह से बात नहीं, करे। एक सच्चाई की बात लेकिन ये एक ह्यूमिलिटी भी है क्योंकि आप खुद उसको फिर बाद में देख रहे हैं, आपको कुछ अंदाज़ा होता है कि कुछ उसका अलग असर था। फिर मिसाल के तौर पे कई सीन्स ऐसे हैं, मशाल में एक यंग लड़के का रोल था जी जिसका नाम राजा है। जी। ये लड़का महाराष्ट्रीयन लड़का है जी। और वो हिंदी इस तरह बोलता है जैसे कि एक महाराष्ट्रीयन लड़का हिंदी बोले। मुझे उसके सीन लिखते समय इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं था कि मैं इस वोकेबलरी को, इस शब्दावली को इतना जानता हूँ। और जब मैं उसके सीन लिख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इस लड़के से मिला हूँ और ये बात कर रहा है और मैं सुन रहा हूँ। अच्छा। और ऐसे शब्द उसके डायलॉग में आते थे जो मुझे ध्यान नहीं था कि ये शब्द मैं जानता हूँ। यही तजुर्बा मुझे वैसे गब्बर सिंह के डायलॉग में भी हुआ था कि इसलिए कि उसकी अपनी एक वोकेबलरी थी, उसका अपना एक बात करने का अंदाज था जो सिर्फ उसी का था। मतलब उसके लिए आपने कुछ रिसर्च किया? ये कुछ भी नहीं। फिर रिसर्च क्या होता है, ऐसा वो हो जाता है किसी तरह से, पता नहीं, शायद वो अनकॉन्शियसली जो पहले कुछ ऑब्जर्व किए करता है आदमी, जो पहले उसने सुना होता है, देखा होता है, जाना होता है, वो उसके दिमाग में कहीं रह जाती हैं चीज़ें और वो मिलजुल के इस तरह से आती हैं। इसी सिलसिले में मैं पूछना चाहूँगा कि जब दो लोग कोलैबोरेट करते हैं स्क्रीन प्ले पे, और सलीम जावेद का नाम इतना मशहूर रहा है पूरे देश भर में, तो आप अपना काम कुछ डिवाइड करते थे? कुछ उसका भी एक फार्मूला था? नहीं, बिल्कुल अब वो पुरानी बात है। लेकिन ये कि हम लोगों ने जब तक साथ काम किया, बड़ा अच्छा काम किया और इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग। ये तो डिप्लोमेटिक बात ही हुई, बट वी आर इंटरेस्टेड टू नो द क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता था? क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है ये अगर मुझे कोई बता दे तो मैं भी जानना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि वाकई में कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे हम दोनों ने या फिर अलग, बाद में मैंने अलग, किस तरह से स्क्रिप्ट डेवलप की, किस तरह बनती है कि स्क्रिप्ट जी, उसका कोई तरीक़ा है नहीं। वो हर स्क्रिप्ट कुछ अपनी ही अंदाज से बनती है, हर रचना कुछ अपना ही एक नया ढंग लेके आती है बनने का। और हर बार जब आपको लगता है कि अब सब कुछ आ गया है कर लेने का तरीक़ा, तो आपको लगता है कि दीवार सामने है और आप आगे चल नहीं सकते। फिर जब वो सारा घमंड, वो सारा गुरूर टूट जाता है और फिर बड़ी ह्यूमिलिटी से आदमी शुरू करता है काम करना, तो धीरे 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 वो काम बनना शुरू होता है। और हर स्क्रिप्ट एक अपना ही एक तजुर्बा होती है, जिसे दूसरे तजुर्बे से आप नहीं कंपेयर कर सकते। वैसे आपके लिखने का तरीका क्या है? लिखने का यही तरीका है कि मैं लिखता हूँ और कोई तरीका है नहीं। जैसे मैंने पिछले दिनों सिगरेट पीना छोड़ दी। अच्छा। तो मुझसे एक साहब ने पूछा कि सिगरेट पीने का छोड़ने का क्या तरीका? जी। तो मैंने कहा सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सिगरेट न पिया करें। उस तरह लिखने का भी एक ही तरीका है कि आप लिखिए, सुबह शाम दिन रात ये आप पर है, मगर लिखिए, एक ही तरीका है लिखने का। रोज, हर हफ्ते? मैं तो रोज़ नहीं लिखता। अच्छा। मैं ऐसा कुछ दौरे पड़ते हैं मुझे। हाँ। मैं काम तब तक नहीं शुरू करता हूँ जब तक मुझे ऐसा लगे कि अब ये पूरा नहीं हो पाएगा। जब मेरी डेडलाइन इतनी पास आ गई होती है कि मुझे लगता है अब ये काम हो ही नहीं पाएगा, तब लिखना शुरू करता हूँ। और तब मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो टेरर है, जो फियर है कि डेडलाइन तक नहीं पहुँच सकूँगा, वो टेरर दिमाग के सारे खानों को जगा देता है और पूरी सोई हुई शक्तियाँ दिमाग में जागती हैं डर की वजह से। जब तक वो डर नहीं लगता तब तक टलता रहता है काम। तो यकीनन प्रोड्यूसर लोग जो हैं एक तो इस पूरी तरह से जानते होंगे, लेकिन इस वक्त के लिए हम रुकेंगे क्योंकि इनको खूब पसीना आया है, और आप ज़रा एसी चला दीजिएगा। लाइट चालू कर, लाल लाइट चला दीजिए बाहर का, और घंटी बजाइए। ओके।
ठीक है। तो जावेद जी, अभी तक हम तो क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, लेकिन एक स्क्रिप्ट का जो फैलाव है, उसकी शुरुआत, उसकी अंत, उसमें कोई टेक्निक नहीं है जो आप अपनाते हैं? उसमें कोई एक तरह का डिसिप्लिन है जो इस्तेमाल करना पड़ता है? हाँ, उसमें तो है डिसिप्लिन, तो किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट में होता है। और ये सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं दूसरे शहरों में कहीं जाओ तो, कि ये स्क्रीन प्ले क्या होता है। जी। तो ये जो सारा डिसिप्लिन है और ये जो लिखने का बेसिक क्राफ्ट जैसे कहिए जी, वो स्क्रीन प्ले में है जी, और उसी का नाम स्क्रीन प्ले है, शायद उस क्राफ्ट का नाम। जी। स्क्रीन प्ले दरअसल उस तरीके का नाम है जी, जिससे कहानी स्क्रीन पे सुनाई जाए। अच्छा। जैसे है स्टेज प्ले, जी। स्क्रीन प्ले। भाई ये एक कहानी है। मैं एक बहुत मोटी सी मिसाल दे दूं। जी। कहानी यह है कि एक आदमी था, वो बहुत गरीब था मगर बहुत ही ईमानदार था। कहानी यहाँ से शुरू हुई। अच्छा। तो अगर आप ये कहानी लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं उस कैरेक्टर के बारे में कि वो बहुत गरीब मगर बड़ा ईमानदार आदमी था। जी। स्क्रीन पे या स्टेज पे तो आप नहीं कर सकते कि पीछे से पुकार के कहें कि आदमी जो जा रहा है ये बहुत गरीब है मगर बड़ा ईमानदार। जी हाँ, जी हाँ। लिहाजा आपको इन दो हकीकतों को जी। सीन्स में तब्दील करना पड़ेगा। अच्छा। कि हमें ये कैसे, देखने वाले को कैसे मालूम हो कि ये गरीब है, बिना कमेंट्री के, बगैर कमेंट्री के। ठीक। तो ये उसका घर, उसके कपड़े, या उसके पास पैसा नहीं है। एक सीन हो कि वो दवा लेने जा रहा है लेकिन उसके पास पैसा कम है, वो पलटा और उसने देखा कि किसी का बटुआ गिर गया है, उसने उठा के वो बटुआ वापस कर दिया। तो अब आपको मालूम हुआ कि बावजूद इसके कि इसके पास पैसा नहीं था दवा खरीदने का, तो इसके मतलब ये गरीब था, और फिर भी इसे एक नोटों से भरा हुआ बटुआ मिला और उसने उसके मालिक को दे दिया, तो इसके मतलब है ये ईमानदार भी है। तो ये तो मैंने एक आपको बड़ी मोटी सी मिसाल दी। तो वो पूरी कहानी सीन्स में, इवेंट्स में पहले तो बदले और बयान हो, फिर उसमें एक गत होती है कि यहाँ लय कितनी तेज, कौन सी बात कितनी जल्दी कह दी जाए और किस बात पे हम ठहरें, किस बात को हम बहुत फैला के कहें और किस बात को समेट के संक्षेप में कह दें। और ये एक अंदाजे की बात है, एक एक्सपीरियंस की बात है। हाँ, ये सिर्फ एक फील की बात है। इस पे कोई मेरे ख्याल से इसे साइंस नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि मैं इसकी मिसाल आम लोगों की समझ में आए बात बिल्कुल, कि जैसे आपने देखा होगा, हम सब देखते हैं कि एक जोक है मामूली सा जी, वो एक आदमी सुनाता है तो बड़ा फनी लगता है वो जोक वही जोक दूसरा आदमी सुनाता है और नहीं अच्छा लगता। जी, जोक तो वही है जी, लेकिन इस आदमी को ढंग है जोक सुनाने का। जी। तो जो कहानी सुनाने का ढंग है स्क्रीन पे, उसे कहते हैं स्क्रीन प्ले। वाह साहब। तो ये एक और बात मैं पूछना चाह रहा था। जनरली फिल्म इंडस्ट्री का माहौल जो है, खैर आपने कहानी सुनाने की बात कही तो उससे मुझे ध्यान आया, क्योंकि ये कहानी सुनाने का एक तरीका जो है बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। जब कोई प्रोड्यूसर हो, वो पहली बार कहानी सुन रहा हो, अब अगर राइटर बेशक बड़े अच्छी तरीके से कहानी सुना ले तो वो अपनी कहानी को एक्सेप्ट करवा सकता है, और अगर नहीं सुना पाए तो उसको 2 बार 3 बार उसकी वर्जन्स बनाने पड़े। तो आपको ये लगा कि कहानी सुनाने का तरीका भी, नॉट द स्क्रीन प्ले बट द राइटर्स वर्जन ऑफ इट, हैज़ बीन हेल्पफुल टू यू? देखिए, जब मैं कह रहा था कहानी सुनाने का, हाँ, मेरा मतलब था कि स्क्रीन पे कहानी कैसे सुनाई। जी हाँ, जी। लेकिन जहां आप अगर कहानी के स्टोरी नरेशन की या स्क्रिप्ट नरेशन की बात कर रहे हैं जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी अगर बात अच्छी तरह करना जानता है तो उसको फ़ायदा ही है, उसमें नुकसान नहीं हो सकता। जी, चाहे आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो या कहानी सुना रहे हो, जी। अगर आपको बात अच्छी तरह कहनी आती है तो लोग ज़्यादा दिलचस्पी से सुनेंगे। अगर वही बात आप बहुत घुमा के फिरा के बड़े ड्राई अंदाज से बहुत खींच के लंबी करके सुनाएंगे तो दूसरे बोर होंगे। तो वो कहानी सुनाने में, अब कहानी, एक फिल्म की कहानी सुनाने में 1.5-2 घंटे लगते हैं। जी। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टर्स पे कि ये
2 घंटे तक कैसे बर्दाश्त करते हैं कहानियों को। वाकई वो खुशी होती है कि चलो मैं तो इस तरफ हूँ, उधर वो है सुनने वालों। इसलिए कि मुझे अगर सुननी पड़े कहानी इतनी देर तक तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ जी। तो अगर आप उन्हें अच्छी तरह सुनाएंगे तो बेहतर है, ज़्यादा इंसानियत की बात होगी। नहीं, मैं फिर शायद दूसरी तरह से इसको फ्रेज करूं, जो कहानी ठीक से नहीं सुना सकता है तो वो खुद अच्छा राइटर नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसा नहीं है। एक प्रोपोजिशन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर कोई भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते, कोई भी काम हो, तो ये एक हैंडीकैप तो हुआ ना। अगर आप अच्छी तरह कार नहीं चला सकते हैं, बाकी सब काम ठीक करते, तो बहरहाल एक हैंडीकैप है। अगर आप टेलीफोन पे ठीक से बात करना नहीं जानते तो एक हैंडीकैप है। तो अगर कोई भी काम जो आप खुद कह रहे हैं कि साहब अगर ये काम अच्छी तरह से करना ना आए तो भी आपकी ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी, लेकिन ये एक हैंडीकैप तो है। हाँ, खैर, फिल्म इंडस्ट्री का माहौल जो है वो काफ़ी चेंजेबल है। कभी कोई एक फिल्म हिट हो जाती है तो एक चीज़ के पीछे लोग दौड़ते हैं, कभी कोई दूसरी चीज़ और फिर दूसरे के पीछे, फिर राइटर का हाल क्या होता है। और आपने इस चीज़ को कैसे समेटा है, संभाला है अपने करियर में, प्रोफेशनल करियर में? मतलब जो कुछ भी आपको लिखना था वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही लिखना था? देखिए सिद्धार्थ साहब, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी सी मॉडेस्ट बात कर रहा हूँ जी, लेकिन बात कुछ ऐसी ही है जी। दुनिया में तमाम इंसान 2 खानों में बांटे जा सकते हैं जी। लोग जो मिजाजन लीडर हैं जी। और लोग जो मिजाजन फॉलोअर्स हैं। जी। तो कुछ लोग अपने टेम्परामेंट से, अपने नेचर से लीडर होते हैं, कुछ लोग अपने टेम्परामेंट से और नेचर से फॉलोअर होते हैं। जो लोग फॉलोअर होते हैं वो किसी भी पेशे में हों, वो किसी न किसी ट्रेंड को, किसी न किसी लीडर को, किसी न किसी आदमी को, किसी न किसी कैप्टन को फॉलो करते हुए ही मिलेंगे आप। कुछ लोग अपने टेम्परामेंट से लीडर होते हैं, वो ट्रेंड्स बनाते हैं, वो पार्टीज बनाते हैं जी। वो इज़्म को लीड करते हैं। और ये थोड़ी सी मॉडेस्ट बात है लेकिन ये मुझे कहना ही पड़ेगा। नहीं, जाहिर है, जब से फिल्म इंडस्ट्री में मैं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी के ट्रेंड को फॉलो किया है। जी। अब हमारे ट्रेंड को किसी ने फॉलो किया कि नहीं ये तो मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, बाकायदा सलीम जावेद के नाम होने से मेरे ख्याल से फिल्म बिकती थी और ये राइटर को एक नई जगह तक पहुंचाने में आप दोनों बेहद कामयाब थे। ये तो हुई बात कामयाबी की, ये तो आपने कामयाबी की बात की। कामयाबी तो मिलती रहती है लोगों को और फॉलोअर्स को भी मिलती है कामयाबी, और कभी कभी फॉलोअर्स को लीडर से ज़्यादा मिल जाती है, ये सब भी होता है। लेकिन जिन शाबाश। हाँ जी सर। ओके। हाँ जावेद जी, ये है कि कोई शक नहीं है, एंग्री यंग मैन का जो एक प्रोटोटाइप है वो तो आपने क्रिएट किया है, लेकिन आपने यार चलिए सर, तो ये एंग्री यंग मैन का प्रोटोटाइप आपको कैसे सोचा? अब ये एंग्री यंग मैन था, हमको तो ये भी नहीं पता था। अच्छा। और बस कुछ ऐसा कैरेक्टर अच्छा लगा। अब लोग उसे इतने बरसों के बाद जब उसे एनालाइज करते हैं और उसे देखते हैं, उसके क्या सोशियोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है उसकी, और हिस्टोरिकली कैसे वो इमर्ज हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन उस समय जब हम लोग ये काम कर रहे थे और ये फिल्में लिख रहे थे तो हमें बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। और शायद वजह ये रही होगी कि हम भी उसी समाज का हिस्सा थे कि जिस समाज को अब एक एंग्री यंग मैन के इमेज की ज़रूरत थी। दरअसल हीरो है क्या? पहले ज़रा ये सोचा जाए कि हीरो की क्या डेफिनेशन, हीरो बनता कैसे है, हीरो की इमेज। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी दौर का, किसी भी एरा का जो मोरालिटी है और जो फैंटेसी है, एम्बिशन है, इनका अमलगमेशन जब आप पर्सोनिफाई करते हैं तो वो हीरो है।
और इसीलिए हर दौर में मोरालिटी चेंज होती है और उसके साथ मोरालिटी के साथ फैंटेसीज चेंज होती है और हीरो की इमेज चेंज होती है। तो आज का हीरो कौन है? इस पे भी आते हैं। तो शायद उस समय जो मोरालिटी इमर्ज हुई थी सोसाइटी में, जो उसकी फैंटेसीज थी, उसका अमलगमेशन ये एंग्री यंग मैन ही बनता था। और हमने इसको कोई कोल्ड ब्लडेडली बहुत कैलकुलेट करके काम नहीं किया था, क्योंकि हम लोग भी उस समाज का ही हिस्सा थे, तो हमारी भी मोरालिटी और हमारी भी फैंटेसी वही रही होगी। उम्मीद है। हाँ। अब आप आए आज के हीरो पे, तो आज आप देखिए कि हमें दिखाई देता है कि एंग्री यंग मैन के बाद कोई क्लियर कट हीरो इमेज हिंदी स्क्रीन पे अभी तक नहीं आई है। और हम कहीं ना कहीं रोमांस जो कि एटर्नल है उसके ही सहारे चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मोरालिटी का वास्ता है, एंग्री यंग मैन हैड अ डिफरेंट, यू मे अग्री और मे नॉट अग्री, बट हैड अ डिफरेंट मोरालिटी फ्रॉम द हीरो ऑफ 60s और 50s और 40s। लेकिन पोस्ट एंग्री मैन एरा जो है उसमें अभी तक कोई नई मोरालिटी डेवलप नहीं हुई है। और ये कन्फ्यूज़न सिर्फ फिल्म में नहीं है, ये कन्फ्यूज़न सोसाइटी में भी है। सोसाइटी अभी आज क्लियर नहीं है, उसमें एंगर आया, एंगर के बाद सिनिसिज्म आया, और अब वो एक अजीब डोलड्रम्स में है उसकी मोरालिटी और फैंटेसी। उसकी अभी समझ में नहीं आ रहा है काम इंसान के कि जीने का सही तरीक़ा क्या है, कौन से आदर्श सही आदर्श हैं, कौन सी फैंटेसी उसके लिए सही फैंटेसी होगी। जिस दिन एक आम आदमी क्लियर हो जाएगा तो एक नई हीरो इमेज उभर आएगी। तब तक आपको इस एंग्री यंग मैन से ही काम चलाना पड़ेगा। नहीं, मगर कुछ लग रहा है कि आज की मोरालिटी के हिसाब से फर्ज कीजिए फिल्म के गीतों को आप देखिएगा, अब किस तरह के गीत आ रहे हैं, किस तरह पॉपुलर हो रहे हैं। उसमें जो रोमांस से कहीं हट के जनाब सेक्स पे जो बात अब खुली हो रही है फिल्मों में और फिल्मों के गीतों में, वो कुछ आपको एक नया रास्ता नहीं दिखा रही है हमारी सोसाइटी का? देखिए क्या है कि हमारे यहाँ, मैंने जैसे कि आपसे पहले भी कहा था कि कुछ लीडर्स होते हैं और कुछ फॉलोअर्स होते हैं, और जाहिर है किसी भी दौर में लीडर्स तो थोड़े होते हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, और अंधाधुंध लोग चल पड़ते हैं लीडर के दिखाए रास्ते पे। यही मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दिनों हिंदुस्तानी फिल्मी गीतों के साथ भी यही हुआ, और एक दूसरे पे सबकत ले जाने की, एक दूसरे को आउटडू करने की कोशिश उसमें फॉलोअर्स में शुरू हो जाती है। एक गाना था वो सुभाष घई साहब की पिक्चर में, चोली के पीछे क्या है, वो गाना चल गया और सब उस चोली के पीछे सारे सॉन्ग राइटर और म्यूज़िक डायरेक्टर आपको दिखाई दिए। तो अब एक के बाद एक गाना आना शुरू हुआ कि वो उससे भी 2 कदम आगे निकल जाए, वो उससे भी 4 कदम आगे निकल जाए, और इस अंधाधुंध फॉलोइंग में एक ऐसी जगह पहुंच गए लोग कि जो कि शायद ख़ुद शुरू में नहीं जाते वहाँ तक, लेकिन समाज में और हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में मैं गया हूँ इन दिनों में, मुझे ऐसा एहसास है कि इतना रिजल्टमेंट था, इतना आवेश, इतना गुस्सा था इस तरह के गानों के लिए कि हिंदी फिल्म के बनाने वालों ने, लिखने वालों ने भी इस बात को महसूस कर लिया। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो पिछले कुछ साल भर में जिस तरह के गाने आपने सुने ये आइंदा बनेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। अच्छा, कैंसर बोर्ड की वजह से नहीं, लेकिन समाज की वजह से? समाज की। लेकिन समाज क्या कर रहा है? वो तो खरीद रहा है कैसेट। नहीं साहब, उस पर फ़र्क पड़ा है, और ये बात फिल्म बनाने वालों ने, म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने, सॉन्ग राइटर्स ने भी महसूस की है। और अब जो पाइपलाइन में आ गया है, अब जो बन गया है, और वो अब जिसके अब कैसेट बन रहे हैं वो तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि अब लोग इस तरह के गाने बनाएंगे नहीं। तो आपका ये विश्वास किस मुझे मतलब मैं भी वहीं इसी फिल्म इंडस्ट्री ही में रहता हूँ, तो जो यहाँ हमको फीडबैक मिलता है, जो माहौल इस वक्त लग रहा है, और जो लोगों के फीलिंग्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो उनका ऑब्जर्वेशन है, उनका ये ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप खुद भी गीतकार हैं और माशाल्लाह बहुत कामयाब गीतकार हैं, तो ये जब आपने फ़र्ज़ कीजिए हाल ही की जो अभी फिल्म रिलीज़ होने वाली है 1942 और लव स्टोरी,
उनके आप जब गाने लिख रहे थे, जब R.D. बर्मन साहब के साथ आपकी चर्चाएं हो रही होंगी, तो आपको ये फीलिंग थी कि भाई ये फिल्म के इस तरह के गाने बहुत हिट होने वाले हैं? देखिए, ये तो ज़रूर ख्याल था कि गाने जो हैं पसंद करेंगे लोग। हालांकि ये भी बात होती थी कि भाई इसे तो कुछ ख़ास तरह के ही लोग पसंद करेंगे, और जो लोग पोइट्री समझते हैं और जिन लोगों का बड़ा डेवलप टेस्ट है, और ये तो ज़रा कुछ बड़े पढ़े लिखे लोगों को ही अच्छा लगेगा, ऐसी बातें ज़रूर करते थे लोग। लेकिन फिर भी ये ख्याल था कि गाने पसंद किए जाएंगे। लेकिन इतना तो कुछ हमारे ख्वाब में भी नहीं थी बात, सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने पसंद किए जाएंगे या ऐसे पॉपुलर होंगे जैसे कि हुए। और इन गानों की पॉपुलैरिटी से खुशी तो हुई, हिम्मत भी बहुत बढ़ी। हिम्मत इसलिए बढ़ी कि ये बात जो लोग कहते हैं कि आम आदमी को तो ऐसे गाने थोड़ी अच्छे लगेंगे, तो सिर्फ बहुत कोई शायरी जानने वाला जो होगा और जो कविता को समझता है वही पसंद करेगा, तो ऐसा नहीं है। आम आदमी ने बताया कि वो भी शायरी समझता है, कविता समझता है। अगर बात दिल से कही जाए तो उसके दिल को लगेगी। अब हम आए फिल्म सॉन्ग्स के विषय में, तो ये फिल्म का सॉन्ग क्या है एक्चुअली, उसकी क्या स्किल है, उसको आपको क्या एक्सप्रेस करना है? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि फ़िल्म सॉन्ग राइटर बनने के लिए कोई बहुत महान कवि या कोई बहुत अजीम शायर होना ज़रूरी नहीं है। वर्सटाइल होना बहुत ज़रूरी है। वर्सटैलिटी दो तरह की चाहिए। एक तो ये कि आपके पास ज़बान पे, वोकेबलरी पे इतना गज़ब का कंट्रोल हो। आप बहुत बड़े शायर हैं तो आपके एक लिखने का अंदाज़ है, आप उसी तरह से सारी ज़िंदगी लिखते रहिए, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन अगर आप लिरिक राइटर हैं तो आपको भजन भी लिखना पड़ता है एक दूसरी ज़बान में, आपको एक लोरी लिखनी पड़ती है, आपको कैबरे, एक वेस्टर्नाइज सा कैबरे लिखना पड़ता है, आपको सड़क पे एक तेल बेचने वाले का गाना लिखना पड़ता है, आपको एक अनाथ का गीत लिखना पड़ेगा, आपको एक आशिक का गीत लिखना पड़ेगा, आपको एक ऐसा गीत लिखना पड़ेगा जो सुनने में कोई लोकगीत लगे। हर तरह के गीत हर तरह की ज़बान और अंदाज में लिखने होते हैं। इसके लिए वर्सटैलिटी बहुत होनी चाहिए आप में, बड़ा कंट्रोल हो आपको ज़बान पे। दूसरे ये कि ज़्यादातर गीत जो हैं वो ट्यून पे लिखे जाते हैं। अब वो ट्यून जो हैं कोई रेगुलर मीटर में नहीं होती हैं गीतों की और गज़लों की, वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी होती हैं। तो आपको इतना कंट्रोल लिखने पे हो कि उन ट्यून्स पे आप शब्द ऐसे बिठाएं कि वो ट्यून पे भी सही हो और सिचुएशन के हिसाब से भी सही हो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ कई ऐसे बड़े मशहूर शायर आए भी और कवि आए जो कि बड़ा नाम है उनका, लेकिन वो ट्यून पे लिख नहीं पाए। वो बड़ा मुश्किल काम है वो भी अपने अंदर, और इसलिए कि उन्हें तो एक रेगुलर मीटर्स पे जो हैं लेंथ उसकी कि भाई ये है मीटर, तो उस पे वो लिख लेते हैं जिसे हट नहीं सकते। मगर वो के छोटे 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 टुकड़े, एक लफ्ज़ यहाँ आएगा, एक शब्द यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, फिर 3 यहाँ चाहिए, वो लिखना बहुत मुश्किल है। उसमें आप ट्यून को समझें, ट्यून का क्या धर्म है, किस मिजाज की ट्यून है, उसमें कहाँ मींड आती है, कहाँ लिल्ट है। ऐसा शब्द नहीं आए वहाँ पर कि जो बंद हो, ऐसा वर्ड आए कि जो उस ट्यून के साथ घूम सके। थोड़ा बारीक काम है। और उसके एक मिसाल, जब साहब आप मुझे मिसाल दे रहे थे कि किस तरह से बिठाया जाता है या बड़े अच्छी मेल लफ्ज़ों और ट्यून की हो आपके गानों में। जहाँ होता क्या है कि आपके पास एक ट्यून होती है कि आपके जो गाने के लफ्ज़ हैं वो उस ट्यून में फिट होने चाहिए, और एक सिचुएशन होती है तो ये शब्द जो हैं और ये गीत जो है वो सिचुएशन के मुताबिक में होना चाहिए। तो दोनों तरफ आपको एक बाइंडिंग होती है। तो अब ये कि अगर वो सिर्फ जितना गाने में की ट्यून का मीटर है उसमें ही आ जाए, ये भी काफ़ी नहीं है। इसलिए कि उसमें ट्यून का जो मिजाज है, जो धर्म है ट्यून का, जो उसमें बारीकी है, उसमें अगर घूम के आती है ट्यून या उसमें
लिल्ट है, तो शब्द ऐसा होना चाहिए जो उसके साथ घूम सके और मुड़ सके। अगर उतना बड़ा तो आपने रख दिया शब्द, लेकिन वो बंद है, वो हिलता ही नहीं अपनी जगह से, लफ्ज़ ऐसे भी होते तो वो ठीक नहीं लगेगा। जैसे कि अब जैसे कि चलिए मैं आपको ऐसे मिसाल दे देता हूँ, जैसे कि एक सागर में ही गाना था, आर.डी. बर्मन की ही म्यूज़िक थी, मैंने लिखा था और ये ट्यून पे ही लिखा हुआ गाना है। तो उसकी ट्यून कुछ ऐसी है, डा 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 डा। अच्छा, अब इतने से ये हिस्सा है पहला। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि तुम पर दिल बर, ये 4 मात्राएं हुई ना, तुम पर दिल बर। ये भी लिख सकते हैं जाने दो ना, ये भी 4 मात्राएं हुई। लेकिन जो ट्यून है अब उसमें आप जब ये गाएंगे जाने दो ना, तो ये उसके साथ अब आप तुम पर दिलबर इस पे इस ट्यून में गाइए, मात्राएं एक ही हैं, तुम पर दिलबर, सब बंद है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो लिल्ट जो है वो भी महसूस होनी चाहिए कि कहाँ खुला हुआ शब्द हो। बर बंद है, पर बंद है, यहाँ बंद शब्द नहीं अच्छा लगेगा, यहाँ खुले हुए लफ्ज़ होने चाहिए। जा ने दो ना, चारों खुले हुए हैं। तो ये सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि कहाँ पर किस तरह का शब्द आए, किस तरह की साउंड आए तो अच्छी लगेगी, ये भी, और फिर सिचुएशन का भी। ये पहली बार मैंने इस तरह की डिस्क्रिप्शन सुनी है और यकीनन आई एम श्योर ऑल ऑफ अस, पूरी हमारी भी आंखें खुलेंगी, क्योंकि हम अब शब्द को बंद और खुले हिसाब से देख रहे हैं और वाकई एक्चुअली देख कर रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ अस विल अंडरस्टैंड दिस, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक बात मैं पूछना चाह रहा था इसके साथ साथ कि भाई आपने कहा कि ट्यून पे हमें कंपोज करना पड़ता है, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि जब एक सॉन्ग राइटर उस दर्जे पे है तो पहले बोल दिए जाते हैं, उस पर फिर ट्यून बनाई जाती है? नहीं, ऐसा भी होता है। मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं रही अपने संगीतकारों से जिनके साथ मैंने काम किया, इसलिए कि कभी मैंने उनसे कहा कि नहीं आप ये ट्यून ना दीजिए, ये शब्द ले लीजिए, ये मेरे ध्यान में आए हैं, इनकी आप ट्यून बना दी, तो वो भी उन्होंने कर दिया। कभी कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ट्यून चाहिए या आप कुछ देंगे लिखा हुआ, तो मैंने कहा कि नहीं आप ट्यून दे दीजिए। तो इसलिए कि ना वो तजुर्बेकार लोग हैं, उन्हें कोई ट्यून बनाने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मेरे ख्याल से कोई भी जो कॉम्पिटेंट सॉन्ग राइटर होता है उसे ट्यून पे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हम इस बात का ख्याल रखते हैं, दो म्यूज़िक डायरेक्टर और गीतकार, आइडियल बात यही है कि भाई इस सिचुएशन में वर्ड्स क्या बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो वर्ड पहले लिख लो। अब एक कैबरे सॉन्ग है, कैबरे सॉन्ग में इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे वर्ड, तो वो ट्यून अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कि डांस का गाना है तो ट्यून बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो पहले ट्यून हो जानी चाहिए। या कभी एक ट्यून है बहुत खूबसूरत सी तो उस पर लिख लो। कभी ऐसा लगे कि नहीं इस सिचुएशन में बहुत कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कहना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो पहले लिख लो। तो मेरी बहुत स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप रही है उन म्यूज़िक डायरेक्टर से जिनके साथ मैंने काम किया। जैसे 1942 ही ले लीजिए, उसमें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, या ये सफ़र बहुत है कठिन मगर, ये सब मैंने पहले लिखे हैं और उन्होंने ट्यून बनाई है, आर.डी. बर्मन साहब ने। रिमझिम मैंने ट्यून पे लिखा है। तो ऐसा गिव एंड टेक की बात होती है। तो मतलब आपका हाथ भी होता है म्यूजिक में, आप अप्रूव भी करते हैं उसके साथ? नहीं मतलब अप्रूव तो बड़ा पेट्रोनाइजिंग और बड़ा कॉन्डेसेंडिंग वर्ड हो गया, लेकिन एक दूसरे की राय से ही काम करते हैं हम लोग। तेज़ाब में अब 1 2 3 4 जो है, जो गाना था बड़ा चला था, वो ट्यून पे लिखा हुआ गाना है। और उसी पिक्चर में एक गाना था, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई हैं सारी मंजिलें। ये हालांकि मुझे लक्ष्मी जी ने एक ट्यून दी थी, तो मैंने उस ट्यून पर नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से लिख लिया गाना। मैंने कहा नहीं वो ट्यून जाने दीजिए, गाना ऐसे लिखना चाह रहा था तो मैं यूँ लिख लिया। तो उनका ठीक है, और कितनी खूबसूरत ट्यून बनाई उन्होंने उसकी।
तो ये तो गिव एंड टेक की बात है। तो जिस तरह से आपकी एक आंखों में एक रौनक आई है फिल्म सॉन्ग्स पे कुछ चर्चा करते हुए, एम आई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक चॉइस हो कि भाई एक स्क्रिप्ट लिखना है और यहाँ एक गाना लिखना है, तो आप गाना चूज करेंगे? देखिए, वो असल में बात क्या है कि जो स्क्रिप्ट लिखना है वो तो है मेरा वोकेशन, असल काम और असल पहचान तो वही है। अब ये मुझे ऐसा लगता है, जब मैं गाने लिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज घर में खाने के बजाय होटल में खा रहा हूँ। तो वो एक वैरायटी जो है वो डेफिनेटली हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अगर मैं पूरे वक्त सॉन्ग राइटर हो जाऊँ तो मुझे यकीन है कि फिर मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में ऐसे बात करना शुरू कर दूँगा। तो वो स्क्रिप्ट राइटिंग मेरा कभी फुल टाइम तो कोई वोकेशन रहा नहीं। मैंने कुछ अब तक शायद 15 पिक्चरों में गाने लिखे और मैं खुशकिस्मत रहा इस बारे में, इसलिए कि उन 15 में से 7, 8, 9 पिक्चरों के तो गाने बहुत चले, 5 तो उनमें से बहुत सीरियस किस्म की सुपरहिट म्यूज़िक थी, तो बहुत अच्छा एवरेज रहा मेरा किस्मत से। लेकिन मेरा बेसिक काम तो स्क्रिप्ट राइटिंग ही है। तो आप अगर ये मतलब घर पे खाना और होटल के खाने का कंपैरिजन ये भी बहुत दिलचस्प है, तो फिर जब आप अपनी कविताओं की किताब छापने की मतलब वो आपकी वो एक उस काम में है, तो वो किस तरह का खाना है आपके लिए? देखिए, क्या होता है कि आप जो कमर्शियल आर्ट है उसमें आप कितने भी लीन हों, लेकिन आपको कुछ ख्याल रखने पड़ते हैं और बहुत सारी बातें हैं जिन्हें करते वक्त आपको ये ख्याल करना होता है कि आप किन लोगों से कर रहे हैं। तो उनके मिजाज को समझना, उनके सुनने के तरीक़े को समझना कि ये किस तरीक़े से सुनते हैं, तो उस तरीक़े से बात कहिए। और बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कमर्शियल आर्टिस्ट पे, चाहे वो कमर्शियल पेंटर हो, चाहे वो कमर्शियल राइटर हो, कोई भी फॉर्म हो। जब आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, कमर्शियल का मतलब है यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स, देन यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स। तो ये जो एक टोटल फ्रीडम का तो कभी भी कमर्शियल आर्ट में आपको एहसास नहीं हो सकता। और ये टोटल फ्रीडम तभी हो सकती है जब आप दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए लिख रहे हो। बेसिकली मैं ये नहीं कहता कि जो लोग अपने लिए लिखते हैं वो दूसरों को सुनाते नहीं, या जो दूसरों के लिए लिखते हैं उसमें अपने लिए कुछ नहीं होता, ये बात नहीं है। आर्ट दरअसल 2 तरह का है। बाज़ार से मेरा मतलब स्ट्रिक्टली मार्केट पैसा नहीं है, बल्कि समझिए उसको एक्सेप्ट करने वाले, उसे लेने वाले। तो हर फॉर्म ऑफ आर्ट को चाहिए, वो चाहे आप फाइन आर्ट में हो चाहे कमर्शियल आर्ट में हो। लेकिन एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि एक चीज़ ऐसी होती है कि आप एक मार्केट देखते हैं और उसके हिसाब से एक चीज़ बनाते हैं और उस मार्केट के हवाले कर देते हैं। दूसरा तरीका काम का ये है कि आप एक चीज़ बनाते हैं इसलिए कि आप ये चीज़ बनाना चाहते हैं, आपका दिल चाह रहा है, और फिर सोचते हैं कि इसकी मार्केट कहाँ होगी, कौन लोग इसे देखना पसंद करेंगे, कौन लोग इसे सुनना चाहेंगे। ये बाद में आप सोचते हैं। ये फ़र्क होता है, मैं समझता हूँ, एक गीतकार, फिल्मी गीतकार में और एक शायर में। फिल्मी गीतकार को मालूम है कि ये इस फिल्म के लिए मुझे लिखना है, इसकी ये ट्यून है, इसके ये सिचुएशन है, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं और इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे एक गीत लिखना है। लेकिन एक शायर एक कुछ लिखता है जो उसका दिल चाहता है, फिर वो सोचता है। उसका भी ये नहीं है कि वो अगर सिर्फ अपने लिए लिख रहा है तो भाई लिख के घर में रख ले, लेकिन वो लोगों को सुनाना भी चाहता है, वो चाहता है ये लोगों तक पहुँचे भी, वो ये भी चाहता है कि लोग इसे पसंद करें। लेकिन ये सब बातें बाद में आती हैं। तो ये आज़ादी जो जिस पल में आप लिख रहे हैं, सिर्फ अपने लिए लिख रहे हैं, वो मुझे अपनी शायरी में मिलती है। लेकिन कोई तो जब जी ये क्या है कि जब आप अपने लिए
जी। ये मैं आई एम ट्राइंग टू फ्रेज इट करेक्टली शायद, चलिए कर लीजिए। ये क्या कुछ साबित करता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं, पर इसको लिखने की क्या जरूरत है? आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? ये लिख के फिर कुछ लोगों तक पहुंचा के एक सीरियस राइटिंग का जो सिलसिला जो है, ये दौर जो है, ये अब क्यों, 10 साल पहले क्यों? ये सवाल अपनी जगह बड़ा जायज़ है और आप जितना समझ रहे हैं उससे भी ज़्यादा जायज़ है। बताता हूँ क्यों। इसलिए कि मैं जिस माहौल में पला बढ़ा, जहाँ पैदा हुआ था और जहाँ परवान चढ़ा, वहाँ तो शायरी ही चारों तरफ थी, लिटरेचर था। मेरी पिछली 7 पीढ़ियाँ जो हैं वो शायर हैं और मेरे नानिहाल की तरफ से, माँ की तरफ से मेरे मामा मजाज, वो भी बहुत बड़े शायर थे। मुझे अपने टीन एज में कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख शेर तो याद होंगे, अभी भी हैं, लेकिन मैंने कभी शायरी नहीं की। कर सकता था, मेरे दोस्त थे शायर और कभी कभी वो लिख रहे होते थे और कहीं अटक जाते थे तो मैं उन्हें लाइन भी सजेस्ट कर देता था। तो मुझे मालूम था कि मैं मीटर पे लिख सकता हूँ, मुझे शायरी के उसूल पता हैं, तरीक़े पता हैं, लेकिन शायद ज़िंदगी की जिन्हें प्रायोरिटीज़ कहिए कुछ और थीं। और मैंने सोचा था, ऐसा मुझे लगता था यंग एज में, कि मेरे बाप को या मेरे मामू को या मेरे दादा को क्या मिला शायरी करके, मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा। ये एक तरह का एक एज होती है जब आदमी इस तरह के बाग़ियाना ख़यालात दिल में रखता है और वो अपनी जड़ों से, अपनी रूट से दूर जाता है। तो मैंने नहीं की, लेकिन फिर जो कुछ हासिल करने के लिए ये सब छोड़ा था वो धीरे धीरे करके मिल गया किसी न किसी हद तक। और वो वही होता है कि बच्चा जिस खिलौने के लिए मचल रहा हो, खिलौना मिल जाए तो थोड़ी देर बाद खेल के फिर उससे बोर हो जाता है। तो फिर ऐसा लगा कि चलो यही चाहिए था, इसी के लिए इतना तड़पे थे, तो ये सब तो मिल गया ज़िंदगी में जो चाहिए था, अब क्या। और धीरे धीरे फिर वो चीज़ें जिन्हें मैं छोड़ के आया था अपने पीछे, उनका ख़्याल आने लगा, वो याद आने लगी। और सच्ची बात तो यह है कि मैंने शायरी उस उम्र में शुरू की कि जिस उम्र में आमतौर से लोग शायरी छोड़ देते हैं। लेकिन खैर, शायद ये देर या सवेर होना तो था, सो हुआ। आपने जो लिखा है वो क्या है एक्चुअली, और उसमें जो आपके कविताएं, आपके शेर जो जमा है, वो किसी थीम पे हैं या किसी निचोड़ खास तरीके? नहीं, ये मेरी पिछली समझिए 12, 13, 14 साल की शायरी है और अलग अलग लम्हों में, अलग अलग क्षणों में अलग अलग एहसास होते हैं आदमी को। कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी उम्मीद होती है, कभी नाउम्मीद होती है, कभी दुनिया को हैरत से देखता है, कभी अपने को गम से देखता है। तरह तरह के जज्बात आते हैं और चले जाते हैं इंसान पे। तो ये अलग अलग कैफियत, अलग अलग मूड्स की तस्वीरें हैं। तो ऐसा नहीं कि यही एक ही कोई थीम है जो पूरी शायरी में चल रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन शायद कोई ढूंढे तो वो भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल लिखा हुआ तो सब कुछ एक ही इंसान का है। एक इंसान शेर लिखता क्यों है? एक अजीब सी थ्योरी है साइकियाट्री में। साइकियाट्री ये कहती है कि आपकी क्रिएटिविटी की अर्ज जो है वही बेस है इस बात पे कि आप एबनॉर्मल हैं। अभी तक पढ़ लेते। अगर आप एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं, अगर आप में कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप में क्रिएटिविटी की ख्वाहिश ही नहीं होगी। आपको दिल ही नहीं चाहेगा कि आप एक पेंटिंग करें या एक बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति बनाएं या एक बड़ी अच्छी कविता लिखें या आप एक नई मशीन ईजाद करें या कोई नई दवा ढूंढें, यह आपको ख्वाहिश ही नहीं होगी। क्रिएटिविटी का मतलब ही है कि आप कोई चीज़ को क्यों क्रिएट करना चाहते हैं।
क्रिएट करने की तो तमन्ना ही तब पैदा होगी आप में जब आपको कोई कमी महसूस हो रही है अपने अंदर, जिसे आप भरना चाहते हैं किसी चीज़ से। तो ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं ये तो सच है हर उस इंसान के लिए जो कोई भी क्रिएटिव काम करता है। हम पूछ सकते हैं कि कोई कौन सी कमी है जो आप भर रहे हैं? अगर उस कमी को आदमी ठीक से समझ ले तो फिर शायरी से क्यों भरे? जो कमी है उससे भर लेगा, उसे पता नहीं होता। ये कमी कोई मटेरियल कमी नहीं है कि साहब उसे कुर्सी की ज़रूरत है या मेज़ की या रेफ्रिजरेटर की या कार की या मोटरसाइकिल की। वो कमी कहीं एक इमोशनल वॉइड जो उसकी ज़िंदगी जिससे वो गुज़रा है उसमें कहाँ उसने क्या महसूस कर लिया जिसने उसके ऊपर एक खराश बना दी, एक खरोचा सा बन गया, और उसे वो मिटाने के लिए ज़िंदगी भर काम करता रहता है। तो क्या ये सही होगा कि किसी कवि की कविता या शेर को सुन के उसकी पर्सनैलिटी भी हम समझ सकते हैं, उसका दर्द हम समझ सकते हैं? अगर नहीं समझ सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा शायर नहीं है। फिर हम आपकी समझने की कोशिश करना चाहेंगे और कुछ एक तो आपकी कविता या शेर सुनना चाहेंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक ही शेर सुना देता हूँ जो इन्हीं दिनों मैंने लिखा, और ये मंज़र, ये दृश्य बम्बई में ख़ास तौर से अक्सर देखने को आता है। पुराने मकान जो थे वो टूट रहे हैं और नई नई बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, और कहीं कहीं दिखाई देता है कि अभी भी वो सहमा हुआ सा एक छोटा सा घर ऊंची टॉल बिल्डिंग्स के बीच में दिखाई देता है। तो ये सही मैंने कई बार देखा था। तो ये 2 लाइनें हैं, ये सुन लीजिए। ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो अब ये एक दिन देखा था तो ख्याल आ गया। तो ऐसे ही अलग अलग मोमेंट्स में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होते हैं, अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, और वो फिर कहीं रह जाती हैं याद की जेब में। फिर किसी वक्त आप हाथ डालते हैं तो निकल आती हैं। बहुत खूब, मगर इससे जी, आपकी किताब के नाम से शायद हमें कुछ अंदाज़ा हो कि क्या ख्वाहिशें थी आपकी इस कविता की किताब के पीछे। मेरी किताब तो अब छपने वाली है, मुझे ऐसा लगता है 2-3 महीने में आ जाएगी। उस किताब का नाम है तरकश। तरकश कहते हैं उसे जिसमें तीर रखे जाते हैं, यहाँ कंधे पे जो लगाते हैं ना ऐसे, उसे क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी में? कुल्वर। तरकश उसका नाम। अच्छा, इसको आप दोबारा कहें, ये ना कहें 2-3 महीने बाद, आप ही कहें मेरे किताब का नाम, क्योंकि जब अच्छा, फिर से पूछिए। तो ये आपकी किताब के नाम से कुछ हमें झलक मिले आपके ख्वाहिश के बारे में। मेरी किताब का नाम है तरकश। तरकश का मतलब है क्विवर, ये जो पीछे जिसमें तीर रखे जाते हैं, वो चीज़ जो होती है जिसमें तीर रखते हैं कंधे पे, उसे तो तरकश कहते हैं। तरकश के तीरों से आप किसको जख्मी करने वाले हैं? नहीं, अब ज़ख्मी भी तो तरह तरह के होते हैं जी। ये वो तीर हैं जो मुझे लगे थे और मैंने संभाल के अपने तरकश में रख लिए। वाह वाह वाह, एक ऐसे तीर का हमें एहसास हो। एक छोटी सी आपको एक कविता सुनाता हूँ। इसका उन्वान है मम्मा। मम्मा यहाँ पर क्रॉसवर्ड पज़ल के मतलब में इस्तेमाल किया गया। 2-1 लफ्ज़ हैं वैसे तो इसमें, कोई ऐसे में मुझे मुश्किल ज़बान लिखने आती ही नहीं है, मैं सादा ही ज़बान लिखता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि भाषा का मतलब ही ये है कि एक आदमी बोले तो दूसरा समझे, और अगर वो ये ही काम नहीं कर रही तो फिर क्यों है। तो एक जैसे लफ्ज़ का मतलब है शब्द और हर्फ का मतलब है अक्षर, ये मैं बताऊँ, तो उसमें हम शब्द अक्षर भरते हैं क्रॉसवर्ड पज़ल में, इस पे है। ये क्रॉसवर्ड पज़ल कुछ और है।
हम दोनों जो हर्फ थे, अक्षर थे, हम दोनों जो हर्फ थे, हम एक रोज़ मिले, एक लफ्ज़ बना और हमने एक माने पाए। फिर जाने क्या हम पर गुजरी और अब यूं है, तुम एक हर्फ हो एक खाने में, मैं एक हर्फ हूँ एक खाने में, बीच में जाने कितने लम्हों के खाने खाली हैं। फिर से कोई लफ्ज़ बने और हम फिर कोई माने पाएँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन सोचना होगा इन खाली खानों में हमको भरना क्या है। वाह वाह, ये है मम्मा। बहुत खूब साहब। नहीं, हम तो सुनते रहें, लेकिन मुझे यकीन है एक्चुअली कि शॉर्ट कविताएं आप लिखते तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मायना भरा होगा जो आपकी लंबी कविताएं, नज़्म वगैरह जो होंगे, ऐसा भी है? जी हाँ, वो भी है। कभी जब सुरभि 2-3 घंटे की होने लगेगी तो वो भी सुनाऊंगा आपको। अच्छा, फिलहाल मैं 2-3 और क्वेश्चन पूछ लूँगा। बहुत अच्छा। तो जावेद जी, अब ये सब जानना चाहेंगे, आप इतनी कामयाब फिल्मों के लेखक आप रहे हैं कि फिल्म स्क्रिप्ट को लिखने में क्या एक फॉर्मूला? सॉरी, बहुत पसीना हो गया। हो गया क्या? मुझे अच्छा, ठीक है सर ज़रा वो पब, अरे तो बताइए साहब, अच्छी फिल्म लिखने का एक कोई ख़ास फॉर्मूला तो होगा? अगर मुझे फार्मूला मालूम होता तो ऐसी कई पिक्चरें हैं जो मैंने लिखी हैं उन्हें न लिखता। इसलिए कि जहाँ मेरी बहुत सी फिल्में बहुत कामयाब हुई हैं, तो ऐसी भी कई फिल्में हैं जो बिल्कुल नहीं चली। लेकिन ये नरम गरम और ये कामयाबी और नाकामी दोनों देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ॉर्मूला तो कुछ है नहीं। फ़ॉर्मूला अगर कोई है तो एक ही है कि आदमी अपना काम पूरी लगन से, पूरी सच्चाई से, पूरी सिंसियरिटी से करे, उसमें डूब के करे और उसे ख़ुद एंजॉय करने की कोशिश करे, बजाय इसके कि बैठ के बहुत उस्ताद की तरह ये सोचे कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा। वो ये सोचे कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, और इसलिए कि वो भी तो लोगों का ही हिस्सा है, कोई अलग से थोड़ी है। और जो फिल्में मैंने अपनी ज़िंदगी में लिखी हैं, अकेले या पार्टनरशिप में, जहाँ मैंने ख़ुद एंजॉय किया है काम करना, वो तो अच्छी हुई। और जहाँ मैं बहुत क्लेवर हो गया, उस्ताद बन गया और मैंने सोचा कि ये तो लोगों को तो ऐसा ही चाहिए होता है और ऐसे ही कर दो और यूं से यूं कर दो तो सब ठीक हो जाएगा, वहाँ बात नहीं बनी। तो दरअसल कमर्शियल आर्ट में भी समझ में यही बात आई कि अल्टीमेटली तो बात दिल से निकलनी चाहिए। लेकिन जो फिल्में नाकामयाब भी थी, वो भी तो आपकी बात दिल से ही निकली होगी ना, या नहीं? जो आपने कभी कभी नहीं, ये मैं कहूँगा, कभी कभी नहीं। कभी कुछ पिक्चरें, अब मैं नाम क्या लूँ, मैंने उतनी सिंसियरिटी से नहीं लिखी हैं और उसका मुझे नतीजा मिला। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है, कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो दिल से लिखी थी और नहीं चली। लेकिन उसमें शायद देखिए 2 चीज़ें हैं। एक क्रिएटिविटी में एक पैराडॉक्स है ये। अगर सिर्फ इतना हो कि जो बात दिल से कहोगे तो अच्छी हो जाएगी, तो फिर दिल से तो हर आदमी बात कह सकता है, लेकिन हर आदमी आर्टिस्ट तो नहीं हो सकता। तो एक पैराडॉक्स है ये कि एक तरफ, जिसे एक गालिब की मुझे लाइन याद आती है, वो ज़रा थोड़ी डिफ़िकल्ट ज़बान में है, मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, कि ये है रिक्वायरमेंट्स क्रिएटिविटी की, सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी, सिंप्लिसिटी और इंट्रिकेसी, टोटल फॉरगेटफुलनेस एंड टोटल अवेयरनेस एट द सेम टाइम। एक साथ, एक तरफ आप पूरी तरह डूब भी जाएं, लीन हो जाएं, दूसरी तरफ एक हिस्सा आपका दूर से देख भी रहा हो। आप एक तरफ बिल्कुल ही बच्चे की तरह भोले हो जाएं काम में, और दूसरी तरफ बहुत होशियार, किसी बूढ़े आदमी की तरह समझदार, तजुर्बेकार।
होता क्या है, जब एक पलड़ा भारी हो जाता है तो कुछ बिगड़ जाती है बात। ये पलड़े बराबर रहने चाहिए। कभी कभी हम इतने चालाक हो जाते हैं काम करने में कि उसमें वो मासूमियत, वो भोलापन, वो अल्लड़पन नहीं रहता जिससे आर्ट जिंदा होता है। कभी कभी हम इस होशियारी को बिल्कुल भूल जाते हैं और उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि हम खुद ही मजा इतना लेने लगते हैं कि दूसरे तक बात पहुंच नहीं पाती। लिहाजा दोनों ही बातें ज़रूरी हैं। वो पलड़े जब बराबर रहते हैं तो सही काम होता है। पर फिर ये आपको एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है कि आपने अच्छी तरह काम किया, अपने लगन से किया, लेकिन उसको लेके जिस तरह से वो बाकी फिल्माया गया, पेश किया गया, उसमें इतनी कमज़ोरियां थी कि आपका काम सत्यानाश? देखिए, ये तो बहुत आसान है कि जब काम बिगड़े तो दूसरे को इल्ज़ाम दे दीजिए और जब बने तो क्रेडिट ले लीजिए, मगर ये बात सही नहीं। फिल्म मेकिंग तो एक टीम वर्क है। उसमें डायरेक्टर भी होता है, राइटर भी होता है, कैमरामैन होता है, एडिटर होता है, एक्टर होता है। और ये फिल्म जो हम सोचते हैं, जो कहानी सोची जाती है, वो इन तमाम हाथों से गुज़र के ऑडियंस तक पहुंचती है। और इनमें से अगर कोई भी काम कच्चा हो जाए, कोई भी काम कमज़ोर हो, तो फिल्म पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ये कि अच्छी फिल्म बनने के लिए इन सब का काम भी अच्छा होना ज़रूरी होता है। लिहाजा कामयाबी के समय में जब फिल्म हिट होती है तब भी तो इन सब का हिस्सा है, और जब नाकामी है तो भी सब बराबर के ज़िम्मेदार हैं। तो इस तरह से इल्ज़ाम को शिफ्ट कर देना ये टीम स्पिरिट के खिलाफ। इल्ज़ाम नहीं, मैं कह रहा हूँ दुख की बात। हाँ, हो जाता है। आप कुछ भी करें, लेकिन सबको तो जब तक सभी चीज़ें शामिल नहीं। सही है, सही है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि बहुत वक्त ऐसा है कि बहुत से मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्टर ने उन्हें कितना खूबसूरत बना दिया, तो वो भी हमारे अकाउंट में आ जाती है बात। कभी कभी होता है हमारा सीन है, वो डायरेक्टर उतना अच्छा नहीं कर सका, तो चलो ये फ़ायदा और नुकसान तो चलता रहेगा। कभी कभी हमें फ़ायदा होगा उनसे, कभी कभी नुकसान होगा, तो ये गिव एंड टेक की बात है। आपको कोई इससे फ्रस्ट्रेशन नहीं महसूस होती? क्योंकि आपका करियर जो है आपके हाथ में नहीं है। हालांकि आप अच्छे लेखक हैं, लेकिन आपने जो है एक हॉस्टेज टू फॉर्चून दे दिया है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, इसलिए कि मैं तो जिन फिल्मों में काम करता हूँ वहाँ मेरी बहुत सेव होती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट दे के घर चला जाता हूँ। वहाँ पर चाहे उसकी कास्टिंग हो, चाहे उसकी लोकेशन हो, चाहे उसके कॉस्ट्यूम्स हो, कुछ भी हो, उसमें मेरी भी राय शामिल होती है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई वहाँ एक हाकिम की हैसियत से या मालिक की हैसियत से होता हूँ। मैं राइटर ही हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ काम करता हूँ जिनको मेरी राय की इज़्ज़त है। इसलिए एक उस कॉमरेडशिप में और उस एक दोस्ताना और एक भाईचारे के माहौल में काम होता है। तो हम मिल के काम करते हैं। कभी ठीक होता है, कभी नहीं होता। जब अच्छा होता है तो सबका क्रेडिट है, ख़राब होता है तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई टीम अगर गोल नहीं कर सकी तो टीम ठीक नहीं खेली। मगर अब एक आदमी पे हम इल्ज़ाम लगाएं या किसी को भी मैं चुन लूँ कि मैं कहूँ उसकी वजह से, तो ये बात सही नहीं होगी। बल्कि सच बात यह है कि कई दफ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है, और मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, कि इस फिल्म में सबका काम ठीक था, कुछ मेरे ही काम में कमी रह गई थी। ऐसा भी हुआ है। और ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि मैंने काम बहुत अच्छा किया था लेकिन वो इफ़ेक्ट नहीं आया। लेकिन दोनों ही बातें हैं ना। कर लेते हैं, कोई बात नहीं।